सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। केंद्र सरकार इस योजना को सेना और देश के युवाओं की बेहतरी की योजना बता रही है, तो वहीं इस योजना के खिलाफ देश भर में युवाओं का गुस्सा फूटा हुआ है। आज की बहस इसी पर होगी कि आखिर क्यों केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना विवादों में घिर गई है, और अग्निपथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्यों युवाओं को भरोसा नहीं, आखिर क्यों युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना के खिलाफ लामबंद होना पड़ रहा है। देश का युवा आखिर क्यों सड़कों पर उतरा, आखिर इस योजना पर शहर शहर संग्राम क्यों छिड़ा हुआ है। कुछ लोग जो है देश को मजबूत नहीं देखना चाहते। इस योजना से केवल और केवल मजबूती है, किसी भी प्रकार का कोई अभाव इसमें नहीं है। 17 से 22 साल के नौजवानों को 4 साल जो चाहते हैं उनको रहने का मौका मिलेगा। वो कुछ सीख के आएंगे, वो पढ़ना चाहते हैं तो पढ़कर आएंगे, एक छोटी पूंजी अपने साथ 12 लाख के लगभग लेकर आएंगे। तो ये जो उनको उस समय वेतन मिलेगा, तो ये एक बड़ी रास्ता खोला गया है और हर भारतीय ने इसका स्वागत करना चाहिए। और इस योजना से इजराइल की तरह से राष्ट्र मजबूत होगा। ये योजना ऐसी है कि यंग ब्लड यानी कि 17.5 साल की उम्र से कम मैट्रिकुलेट को फौज में भर्ती करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उम्र 21 साल, ताकि फौज की एवरेज एज को कम किया जाए। जुलाई में भर्ती हो जाएंगी, 40,000 भर्तियां होंगी, उसके बाद अगले साल इतनी और उससे अगले साल इतनी, पूरी 1.5 लाख वैकेंसीज को भर लिया जाएगा। फौज को मैन पावर मिलेगी। उसके बाद 4 साल के बाद ऑप्शन भी होगा रहने का, 25% तो गारंटी ही है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, आप राजनीति करें, हर विषय पे करें, लेकिन फौज पे कम से कम राजनीति ना करें। फौज पे राष्ट्रनीति होनी चाहिए। जिस बात में पूरा राष्ट्र सहमत हो वही बात फौज में होनी चाहिए। मैं बार मैंने इनसे अनुरोध किया कि भर्ती खोलो। पिछले 2 साल में लगातार मैंने संसद के अंदर प्रश्न उठाए। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि 2 करोड़ नौकरियों की अपने वायदे से ध्यान भटकाने के लिए 10 लाख रोजगार के झूठे सपना ना दिखाएं, 1.5 लाख सच्ची भर्ती करें और इस बात पे इस अग्निपथ परियोजना को वापस लिया जाए। अगले आने वाले संसद के सत्र में व्यापक चर्चा हो देश की सुरक्षा और फौज की भर्ती को लेकर। सरकार की जिम्मेदारी है, निवेश हो, उद्योग लगे, नौजवानों को, पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी मिले। ये तो उनका वादा था, कर्तव्य दायित्व भी है उनका। लेकिन अब फौज की जो प्रक्रिया है उसमें खिलवाड़ करेंगे। ये 3-4 साल के लोगों को भर्ती करेंगे, उनको फिर बेरोजगार बना देंगे 4 साल के बाद, फिर वो लोग क्या करेंगे। और सेना का जो एक सिस्टम है वो 7 दशकों से बहुत मेहनत के सामने निर्माण किया है। उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो एक इंटेग्रिटी है, उसको अगर हम छेड़छाड़ करेंगे तो मैं समझता हूँ वो एक अच्छा काम नहीं है। कल पार्टी हर एक पीछे आपको पाई जाएगी, लेकिन जेन्युइन जो नौजवान है, जो माँ भारती की सेवा करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं, वो इस योजना से बहुत खुश है। उनको लगता है कि हमें आज केंद्र सरकार ने अवसर दिया कि हम देश के लिए कुछ कर पाएं, और चाहे थोड़े पीरियड के लिए, लेकिन एक अवसर उनको प्रदान होगा। वही सरकार है जिसने हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, और अब कह रहे हैं कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, वो भी 1.5 साल में। और सबसे बड़ी बात ये, जो सेना की भर्ती के लेकर के जो अग्निपथ योजना लेकर के आए हैं, सोचिए उन युवाओं के ऊपर क्या बीत रही होगी जो 2 साल से जो पेपर दिए बैठे हैं और अपने इंटरव्यू दिए बैठे हैं और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा, और आपने वो सारी प्रक्रिया एक तरह से खत्म कर दी। अब वो नए सिरे से इंटरव्यू देंगे। जब वो कह रहे हैं, युवा ये कह रहे हैं, जब हमारा 2 साल पहले सारा टेस्ट हो गया, सब कुछ इंटरव्यू हो गया, उसका क्या होगा। आपने तो नई योजना लेकर के आ गए, वाहवाही लूटने के लिए आ गए। तो ये जिस तरह से ये सरकार बिना सोचे समझे कोई भी कदम लेकर के आ जाते हैं, नई योजना लेकर के आ जाते हैं और अपनी ही योजनाओं से पलट जाते हैं, तो देश का युवा निश्चित तौर पे जब उनके साथ धोखा होगा तो सड़कों पर उतरेगा। आपने सभी राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं देखी। अब कुछ सवाल हैं और फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। बहुत बारीकी से और इत्मीनान से इस पूरी चर्चा को देखेगा। बहुत सारे पहलू हैं जिस पर आज बात होनी जरूरी है। सवाल, आखिर क्यों विवादों में घिर गई है अग्निपथ स्कीम? सवाल सबसे महत्वपूर्ण तो यही है, क्या अग्निपथ को लेकर युवाओं में भ्रम की स्थिति बन गई है? क्या वो इसे समझ नहीं पाए हैं? अग्निपथ स्कीम पर राजनीति क्यों गरमाई हुई है? क्या जो आरोप लग रहे हैं बीजेपी की तरफ से, कुछ नेताओं की तरफ से, कि दरअसल विपक्ष गुमराह कर रहा है युवाओं को, वाकई क्या विपक्ष ऐसा कर रहा है? युवाओं को आगे करके वो राजनीति कर रहा है। और अलग अलग जगहों पर आपने देखा, बिहार से तस्वीरें आती हैं, आपने देखा दिल्ली से तस्वीरें आती हैं, उत्तर प्रदेश से तस्वीरें आती हैं, हरियाणा से तस्वीरें आती हैं, मध्य प्रदेश से तस्वीरें आती हैं। युवा सड़कों पर हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं और फिर
इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर राम सागर सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ हैं। विक्रम लोहिया, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, सिद्धार्थ शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, ए.के. मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। राम सागर सिंह जी, अग्निपथ योजना सवालों में है सर, और सिर्फ किसी एक प्रदेश में नहीं बल्कि देश भर में, और किसी एक पार्टी के नेता नहीं। आम आदमी पार्टी का मैं जिक्र करूं, बीएसपी की मायावती का जिक्र करूं, अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट आपने देखा होगा। मायावती जी के आज बैक टू बैक सुबह 3 ट्वीट आते हैं। अखिलेश यादव जी का ट्वीट आपने देखा होगा। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तमाम नेता सवाल उठा रहे हैं, कार्यकर्ता भी सड़कों पर हैं। सर, क्या इस योजना की अगर आप 5 खूबियां बताना चाहें, क्यों भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं आप युवाओं को? मैं इस योजना के 5 खूबियों को बखूबी गिना दूंगा। पहला तो यह है कि ये यूथ एम्पावरमेंट का है। दूसरा, जो सेनाओं में भर्ती की बात अभी लोगों ने बरगलाने का काम किया और इसकी शुरुआत बिहार से हुई है। मुझे तेजस्वी यादव जी का या अन्य लोगों का जो ट्वीट आया और लोगों को भड़काने और भरमाने का काम किया, ये देश के सेनाओं के भर्ती प्रक्रिया पर भी आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस प्रक्रिया से क्षेत्रवाद, जातिवाद और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। पता नहीं उनको कहां से ये सपना आ गया कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, जातिवाद बढ़ेगा और क्षेत्रवाद बढ़ेगा। इससे तो पहले जो भर्तियां होती थी, केवल 755 जिले में से 168 जिले के 75% सैनिक भर्ती होते थे। अब इस योजना के द्वारा 7226 ब्लॉक में भर्ती प्रक्रिया अपनाई जाएगी और उतने जगहों से इसमें भर्ती किया जाएगा और वहां के यूथ शामिल होंगे। ठीक है। वहां के यूथ केवल इसमें शामिल होकर के जो 4 साल करेंगे, 17 से लेकर करके और 21 साल तक, उसमें से यूथ एम्पावरमेंट की बात है। वहां उनको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। पहले 9 महीने का ट्रेनिंग होता था, अब 6 महीने का ट्रेनिंग होगा। अब ये सवाल उठाते हैं कि 9 महीने वाला ट्रेनिंग 6 महीने में कैसे खत्म होगा? अरे साहब, पहले तो जो वैक्सीन होता था वो 10 साल में बनते थे, कैसे 10 महीने में बन करके तैयार हो गए, 5 महीने में बन करके तैयार हो गए। अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, तो इस बात को के द्वारा भ्रम नहीं फैलाएं। बिहार में जहां भी लोग किए हैं, ये राजद के गुंडे उसमें घुस आए, प्रतिभागियों के बीच ये घुस कर करके। आप नवादा में देखे होंगे कि महिला विधायक रही है वासलीगंज से, उनके गाड़ी के ऊपर हमला किया, वो जान पर खतरा उत्पन्न हुआ और छपरा के विधायक के घर पर जाकर के तोड़फोड़ किए और भाजपा के कार्यालय पर भी तोड़फोड़ किए। तो आप ये राजद के गुंडे उसमें घुस तो करके आप ये कह रहे हैं, ठीक है सर, तो आप ये कह रहे हैं। मैं और गिना देता हूं, 5 आप कहे हैं, मैं विषय को बता देता हूं जल्दी से सर, जल्दी से, क्योंकि ओपनिंग कमेंट सभी के लेने हैं ना, जल्दी से। अब आप पूरे विश्व में जो युद्ध की रणनीति है वो बदल गई है। वो केवल बॉर्डर पर लड़ाई की बात नहीं है, अब बॉर्डर के अंदर की भी लड़ाई की बात है। तो जगह जगह पर जो वहां से ट्रेंड होकर के लोग आएंगे, तो वो जगह जगह सैनिक का काम करेंगे और सैनिक का ही काम नहीं करेंगे, बल्कि उसमें ITI, पॉलिटेक्निक और अन्य विषयों के लोग जो जाएंगे वहां, जो ट्रेंड होकर के आएंगे, फिर उनके पास 12 लाख रुपया ही नहीं बल्कि 20 लाख तक भी वो जमा कर सकते हैं। 20 लाख लेकर के जब आएंगे तो दूसरा रोजगार भी कर सकते हैं। और गृह मंत्रालय के द्वारा ये कहा गया कि अर्धसैनिक बल में और बहुत सारे जो यूपी हो गए, मध्य प्रदेश हो गए, असम हो गए, 6 प्रदेश की सरकार ने कहा है कि जो वहां से लौटेंगे हम उनको सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देंगे। ठीक है। प्लस जो भी उद्योगपति हैं वो भी अब घोषणा कर रहे हैं कि ये अग्निवीरों के लिए हम दरवाजा खोलेंगे नौकरी का। तो उनकी तो बल्ले बल्ले है, वो वहां भी काम करेंगे, फिर लौट करके आएंगे तो फिर यहां भी काम करेंगे। और देश की सेवा में एक मजबूत, एक अनुशासित युवा और स्किल्ड युवा समाज के बीच जाएंगे। जहां प्लम्बर की कमी होगी वहां उसका भी काम करेंगे, इलेक्ट्रिशियन का काम करेंगे। देखिए, दो चीजें हैं सर, सुनिए, अभी आपने तो मैंने आपको देश को मिलेगा। सुनिए उसका फायदा देश को 17 मिलेगा। ठीक है, 17 साल से 21 साल इनकी उम्र होगी, 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, फिर ये अपनी जो भी इनको ड्यूटी मिलेगी उस पर काम में लग जाएंगे।
प्रोफेशनल कैसे होंगे? एक और ये तर्क दिया जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट कैसे होगा? आपने कहा कि इनकी बल्ले बल्ले होगी, तो वो एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। ये युवा ही पूछ रहे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हाँ, ये एक बार एक्सप्लेन कीजिए, फिर इसके बाद मेरा एक सवाल आपसे और रहेगा। जल्दी से सर, जल्दी बोलिएगा। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वहाँ केवल गोली चलाने वाले लोग नहीं होते हैं, वहाँ इलेक्ट्रिशियन भी होते हैं, प्लम्बर भी होते हैं, आईटी सेक्टर के लोग भी होते हैं। तो सब तरह का, जब 4 साल में जो 6 महीने का ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसमें उस तरह का ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। 17.5 वो वहां से निकलेंगे तो 12वीं का, जैसे जो 10वां पास होंगे उनको 12वीं का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। अच्छा, इसका भी प्रावधान किया। अब 12वीं के, अब सर 12वीं के डिप्लोमा का भी वहां, डिप्लोमा का भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा वहां से। 12वीं के सर्टिफिकेट से एमएनसी तो नौकरी देने से रही। सुनिए ना सर, 12वीं के सर्टिफिकेट से मल्टीनेशनल कंपनी तो नौकरी देने से रही, और मैं और अलग अलग सुनिए ना। हाँ ठीक है, जी, डिप्लोमा का भी सर्टिफिकेट उनको मिलेगा। हाँ, तो सुनिए, तो जो काम करेंगे वहाँ उनको नौकरी देगी मल्टीनेशनल। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट में उद्योगपतियों ने घोषणा कर दिया है सर, वो लिस्ट आप मुझे बताइएगा, वो आप नाम ले लीजिएगा। एक सवाल छोटा सा, जल्दी से हाँ या ना में दीजिएगा जवाब। आप ये कह रहे हैं कि पूरा जो बिहार इस वक्त तस्वीरों के जरिए हम देख रहे हैं, उत्पाद की जो तस्वीरें आ रही हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, देश भर में जहां भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये राजनीति से प्रेरित है, हाँ या ना? राजनीति से प्रेरित, चलिए ठीक है। ज्यादातर बहुत लोग उसमें घुसे हैं जो राजनीति से प्रेरित होकर के कार्यकर्ता घुस गए हैं। कांग्रेस और राजद के कार्यकर्ता घुसे हुए हैं, वामपंथी कार्यकर्ता घुसे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि सुनिए ये जो, हाँ ठीक है, उसमें प्रतिभागी तो घर जाकर के फिर तैयारी करेंगे। हो सकता है कि एक बार उनको गुमराह किया गया है प्रोटेस्ट करने का, जब उनको सही जानकारी मिल जाएगी तो घर में जाकर के तैयारी करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। आप तो 20 लाख का उनके पास पूंजी होगा। 20 लाख तो नहीं है, 11,70,000 के आसपास कोई रकम है। वो भी तब है जब वो अपनी तनख्वाह से कटवाएंगे हर महीने। सर, पूरा सैलरी स्लैब में लेके बैठी हुई हूँ, क्या होगा उनका स्ट्रक्चर? सर, मैं उनका सैलरी स्ट्रक्चर लेके बैठ, ठीक है, मैं आपसे बात, बचेंगे ही ना, 8 लाख रुपया भी बचेंगे ही। सर जी, युवा नहीं सुन रहे हैं आपकी बात को, आप रहिए हमारे साथ में। प्रफुल्ल सर प्लीज सर सुनिए ना। राम सागर जी अच्छा, राम सागर जी, बाकी मेहमान भी हैं, मैं आपसे बात अब कह रही हूँ सर, थोड़ा सा धैर्य रखिए, बाकी मेहमान भी, मैं आती हूँ बाकी मेहमानों के पास भी। प्रफुल्ल बख्शी जी, सर ठीक है सर, प्लीज मुझे ऑडियो म्यूट करवाना पड़ेगा आपका, आप मेरी बात ही नहीं मान रहे हैं, फिर आप लोग समय को लेकर बहस कर, प्लीज ऑडियो म्यूट कीजिएगा। बाकी मेहमान भी हैं सर, बाकी मेहमान भी हैं, मेरे लिए वो उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने आप हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, सबसे पहले सर, ये अग्निपथ योजना, इस तरह से जो तस्वीर हम देख रहे हैं, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। मैं चाहूंगी आप डिटेल में हमारे जो यंगस्टर्स जो आपको सुन रहे होंगे, आप इसके पहलुओं के बारे में जरूर अपना पक्ष रखें सर। सिंपल सी चीज ये है जी, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये सरकार ने एक योजना बनाई है कि 4 साल की सर्विस में आप 4 साल के अवधि के लिए आप युवा को लेंगे और फिर उसको रिटायर कर देंगे। मैं इतनी छोटी सी बात को ये कह रहा हूं कि ये सरकार को शायद एक एडवाइस प्रॉपरली इस बात पे नहीं दी गई है कि 4 साल की अवधि के अंदर एक सिपाही को आप जो नाम, नमक और निशान की जो भावनाओं के ऊपर वो रेजिमेंट में अपनी जान देता है सियाचिन के ऊपर, वो 4 साल की अवधि में नहीं कर सकते, और 4 साल में तो वो रिटायर हो रहा है। तो मतलब आप उसको 10 महीने की ट्रेनिंग देंगे, फिर उसको 1 साल की उसको टेक्निकल ट्रेनिंग देके जब उसको करेंगे तो मुश्किल से वो अपनी बटालियन रेजिमेंट में 6 महीने की अवधि के लिए रहेगा और रिटायर हो जाएगा। तो मतलब ये है कि फौज को कोई फायदा नहीं होगा उसका। सबसे पहली बड़ी बात है, फौज के लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा। हाँ, लड़ाई के दौरान पे अगर कोई अपनी जान का न्यौछावर कर देगा तो ठीक है, पर उसका मतलब ये है कि और इतनी बड़ी तादाद में अगर आप फौज में लोग लेंगे और 4 साल बाद निकालेंगे तो फौज में सारे स्थान रिक्त हो जाएंगे।
फिर फौज में जो चलाएगा कौन फौज को? अगर ये परमानेंट सिस्टम बन गया 4 साल बाद कर देंगे तो ये कि फौज की हालत क्या होगी? एक सिपाही को जो बनता है, बाद में उसको रैंक मिलती है, वो ऊपर उठता है, वो जब 4 साल में निकलने लग जाएंगे तो मतलब ये कि 4 साल वाले रखेंगे, कुछ आप बड़े परमानेंट के हिसाब से रखेंगे। क्या ये है या वो है? इसकी पहले क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। और इसके बाद में सिंपल सी चीज है कि ये सिर्फ फायदा युवाओं को ये होगा कि उनको कुछ थोड़ी फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह, डिसिप्लिन सीख जाएंगे, 1-2 हुनर सीख जाएंगे। हाँ, उनको 4 साल की अवधि में जो उनको जो सीखेंगे वो बाहर चल के उनको कुछ ना कुछ फायदा होगा, ये मैं मानता हूं। पर ये सिर्फ उनके फायदे की बात मैं मान रहा हूं, पर इससे फौज को कोई फायदा नहीं होगा। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया कि फौज, हम बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई देश प्रेम, देश सेवा का भाव, लेकिन क्या वो इतने कैपेबल होंगे कि अभी पॉलिटिकल हालांकि स्टेटमेंट्स है, लेकिन कुछ लोग ये कोट करें कि भाई अभी हम डिस्टर्ब हैं चाइना की तरफ से, हम डिस्टर्ब हैं पाकिस्तान की तरफ से, उस सूरत में इनका क्या यूज है? देखिए, आपने देखा चाइना को, चाइना के आपको टीवी में दिखा रहे थे कि जो 4-5 साल की कंस्क्रिप्ट के जो सिपाही आते थे वो रो रहे थे, क्योंकि वो 4 साल में लड़ाई नहीं करना चाहते, वो तो एमबीए कर रहे थे। वो कह रहे हैं हमें कहाँ भेज रहे हो तुम, हमारे 1 साल और रह गया है, हम एमबीए अपना पूरा करके फौज से निकलना चाहते हैं। और ना वो लड़ना चाहते थे। उनको जहाँ पे हमारे फौजी ऊंची ऊंचाइयों पे 18,000 पे रहते हैं, वो कहते हैं नहीं हम तो 15 किलोमीटर नीचे आते थे। वो लोग बसों में बैठ के वहां से फिर अगले दिन आते थे। ये जो भारत ने जो इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं, हर बार हमने इतनी जीतें हासिल करी हैं, वो इस स्थिति में करी है, इस कंडीशन में कि फौज में भर्ती होती है इस तरीके की होती है जो हो रही थी अभी तक वो नहीं। तभी तो एक दूसरे को जानते हैं, तो अपना रेजिमेंट की फीलिंग आती है, देश भावना पैदा होती है, लड़ने मरने का जज्बा आता है। वो 4 साल में आप नहीं जा सकोगे। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपके 3-4 मतलब पूरे के बटालियन में और सीनियर हों, 1-2-4 साल वाले पहुंच जाते हैं, उनको गाइडेंस मिल सकती है। पर अगर सारे इस तरीके से आने जाएंगे, ये पॉलिसी तो इस पे प्रफुल्ल जी, फिर आपका जो मैं एनालिसिस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये मानते हैं कि इस पे थोड़ा सा और होमवर्क करने की जरूरत थी, थोड़ी जल्दबाजी हो गई? पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा और इसमें फ्लेक्सिबल हुआ जा सकता था, टाइम को बढ़ाया जा सकता था, एज वाली भी बात आ रही है। मैं बोल रहा हूँ, इसलिए अवधि उनकी 10 से 12 साल होनी चाहिए। देखिए, 10 से 12 साल का मतलब ये है कि एक 17-18 साल का लड़का आप लेंगे, उसको अगर आप 10 साल की सर्विस देंगे, करेगा, तो 28 साल में वो जो सीखेगा, जो अपना योगदान फौज को देगा, वो 2-3 पोस्ट करेगा फॉरेन, उसमें क्या कहते हैं, फॉरवर्ड एरियाज में देश प्रेम की भावना जागेगी, बिलोंगिंग ऑफ द रेजिमेंट की भावना जागेगी, वो फिर योगदान बड़ा अच्छा देगा और 28 साल की उम्र में निकल आएगा। उसके बाद उसके पास डिग्री भी अच्छी मिलेगी उसको, मतलब उसकी जो तजुर्बा भी अच्छा होगा, हुनर भी सीख जाएगा, टेक्नोलॉजी से अवगत हो जाएगा, बाहर नौकरी भी बेटर मिलेगी उसको। ये मैं कह रहा हूं। और अगर जब फौज गवर्नमेंट ने कह दिया कि उसको सेंट्रल पुलिस फोर्स में या बीएसएफ सीआरपीएफ में उसको उसकी भर्ती हो जाएगी कंपलसरी, उसको कोई चिंता की बात नहीं होगी। वैसे चिंता की बात अभी भी नहीं उसको, लड़के को है, क्योंकि अगर उसको अभी भी आप उसको भर्ती कर रहे हैं, उसकी चिंता तो दूर हो जाएगी, पर हमको चिंता रहेगी देश की सुरक्षा की, वो उसका क्या होगा। एक और चीज जो आप सड़कों पे प्रोटेस्ट देख रहे हैं सर, अलग अलग, मैं पॉलिटिकल नहीं, एक आपसे सोशल पहलू पर समझना चाह रही हूँ। जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है और जो तरीका इख्तियार किया जा रहा है, उसकी तो निंदा हो ही रही है। ये एक फ्यूचर का डर है इन लोगों में ज्यादातर, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई हम 2-3 साल 4 साल मेहनत करते हैं, उसके बाद अगर हमें इतने शॉर्ट टर्म के लिए, ये जो एक विचारधारा है, क्या ये भी नुकसानदेह नहीं है, या ये उनका राइट है? इसको कैसे आप एनालिसिस करते हैं सर? देखिए, सुनिए, ये विचारधारा इसलिए है कि पब्लिक रिलेशन और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ठीक से इनको समझाया नहीं है। इनको समझाया जाए और फौज की गवर्नमेंट की पॉलिसी बताई जाए कि 4 साल के बाद आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ये आश्वासन दे दीजिए उनको। फिर देखिए आप, ये सब कोई नहीं
गलियों पे उतरेगा। और ये पॉलिटिकल बातें हैं, इसके ऊपर मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता, ये तो सदैव चलती रहेंगी, ये रुकेंगी नहीं। आप जो मर्जी कर लीजिए, ये तो मुद्दा जारी रहेगा, तो इसको आप भूल जाइए। ये ठीक है सर, वो आपका जो दायरा मैं उसका बहुत सम्मान करती हूँ। एक सवाल सर और लूंगी आपसे, वो ये कि कुछ लोग ये तर्क दे रहे हैं कि दरअसल ये एक नई स्ट्रैटेजी है। कुछ स्टेटमेंट्स है कि भाई पेंशन और जो इनकम है ये एक बर्डन हो गया है बहुत ज़्यादा। डिफेंस के बजट को लेकर बार बार बातें होती है कि थोड़ी कटौती होती है, तो शायद उसके लिए कोई एक पैरेलली प्लान बी या फॉर्मूला बी निकाला गया है ताकि बर्डन थोड़ा सा कम हो सके। आप अग्री करते हैं इससे सर? देखिए, ऐसा है, मेरे ख्याल से ये बात नहीं है क्योंकि पेंशन ज्यादा हो गई है, खर्चा ज्यादा हो गया है, कदम उठाया जा रहा है। मेरे हिसाब से ये बात नहीं है, तो मैं इस बात से अवगत नहीं। ठीक, और ये रैंक को लेकर भी एक कॉन्ट्रडिक्शन की सिचुएशन है कि अगर आप 4 साल के लिए लेते हैं तो फिर रैंक कैसे डिस्क्राइब होगी? नहीं, 4 साल में उसको कोई रैंक नहीं मिलेगी। मैक्सिमम आप उसको नायक या लास्ट नायक की रैंक दे सकते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से होगी। वो भूल जाइए, वो कोई रैंक नहीं मिलेगी। यानी कि यहाँ वो तो सिपाही भर्ती हो रहा है, अफसर की तो बात ही नहीं हो रही। कोई और फाइनल कमेंट जो सर आप देना चाहें, कोई सजेशन गवर्नमेंट के पक्ष में और यंगस्टर्स को भी सर? हाँ प्लीज। ये फाइनल कमेंट ये होगा कि इस समय गवर्नमेंट को चांस दिया है, गवर्नमेंट को पूरा रिव्यू करे, दोबारा एक कोई कोर्स करेक्शन करे। अभी कोई फाइनल डिसीजन लिया नहीं गया है, ये सब बातें चल रही हैं और इसके बाद गवर्नमेंट अपना डिसीजन लेगी। अभी तो सिर्फ ये सुझाव है, तो इसमें कोई और आगजनी की जरूरत नहीं है, कोई पॉलिटिकल रैलीज की जरूरत नहीं है। ये सब व्यर्थ समय बर्बाद करने की बात है, ये मिसलीडिंग की बात है। हमें देश की रक्षा की बात के सब्जेक्ट के ऊपर ये गलियों पे नहीं उतरना चाहिए। इस समय हमारे को गवर्नमेंट को चांस देना चाहिए और सब ठीक हो जाएगा। एक छोटा सा और सवाल ले लेती हूँ सर, क्योंकि आप लोग तो बहुत कम ही वक्त निकालते हैं, तो कई बार सवाल हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक सवाल और, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है सर, सेना में पद खाली है, तीनों सेनाओं का मैं जिक्र करूँ 2 लाख के आसपास जो एक ऑफिशियल डाटा है। एक डर यंगस्टर्स को ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि उन भर्तियों को ना किया जाए, और ये भी एक डर है। आपको लगता है कि कुछ प्रभाव पड़ जाएगा इसका? मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। सर मेरा सवाल ये है कि सेना में अभी भी बहुत वैकेंसीज हैं, वहाँ पर भी बहुत पद खाली हैं, तकरीबन 2 लाख अगर मैं जिक्र करूं जो डाटा का ऑफिशियल डाटा है। अब 46,000 आप इस साल भर्ती करेंगे, तो एक डर ये भी है कि ऐसा ना हो कि सरकार उन भर्तियों को होल्ड कर दे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब डर है। सरकार को अपनी जो खाली स्थान है उनको रिक्त उनको भरना पड़ेगा, उनको उसमें दो राय नहीं है। और जितनी जल्दी सरकार करे उतना अच्छा है। ये सरकार को थोड़ा इसके ऊपर जल्द दिखानी पड़ेगी और जल्दी से जल्दी हमारे को, क्योंकि चाइना पाकिस्तान का बॉर्डर अलाइव है, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। और इसलिए हमारे को ये थोड़ा कंसेप्ट में सोल्जर, देखिए ऐसा है, ये सोल्जर जो लिए जाएंगे इनको आप ऐसी जगह रख सकते हैं जहां रेगुलर सोल्जर लगता है, और रेगुलर सोल्जर को फाइटिंग में लगाएंगे, इनको नॉन फाइटिंग इस्टेब्लिशमेंट देंगे ताकि इनका भी काम हो जाएगा और हमारे देश की सिक्योरिटी का हनन भी नहीं होगा। ठीक सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और ये बातचीत बहुत ज़रूरी भी थी, ताकि हम तो चाहते हैं कि दोनों ही तरफ से विवाद सुलझे। सरकार की तरफ अगर मैसेज कन्वे करने में दिक्कत हुई है या फिर जो यंगस्टर्स नहीं समझ पाए हैं। सिद्धार्थ जी, अरविंद केजरीवाल जी क्यों कहते हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है? ट्वीट किया है उन्होंने, आज हमने लगातार खबर भी दिखाई है। आम आदमी पार्टी एग्जैक्टली क्या चाहती है इस पर? क्या आप लोगों के पॉइंट्स है सर? क्यों आप विरोध कर रहे हैं? आप म्यूट हैं शायद। विक्रम जी, सर आप म्यूट हैं, एक बार आपका जो है कनेक्शन चेक कर रहे हैं। विक्रम जी, राहुल गांधी भी ट्वीट करते हैं और ट्वीट के जरिए भी वो बहुत सारे सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं ना कोई रैंक, ना कोई पेंशन, ना 2 साल से कोई डायरेक्ट भर्ती, ना 4 साल के बाद स्थिर भविष्य, ना सरकार का सेना के प्रति सम्मान। देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज सुनिए, इन्हें अग्निपथ पर चलाकर इनके संयम की अग्नि परीक्षा मत लीजिए प्रधानमंत्री जी। क्यों आप ऐसा कह रहे हैं सर? अभी आपने सागर जी को सुना होगा, उन्होंने राम सागर जी को आपने सुना होगा, उन्होंने बकायदा जिक्र किया कि कितना महत्वपूर्ण है ये। आप भी मुझे सुने, मैं 2 मिनट आपके चाहूंगा।
युवाओं के साथ एक भद्दा मजाक, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात करके भारतीय सेना में आपने कहा 2 लाख पद खाली है, नियुक्ति होनी है, लगभग 2,55,000 पद अभी सेना में खाली हैं। सेंट्रल फोर्सेस के अंदर 91,000-29,000 लगभग पद खाली हैं, भर्ती होनी है। राज्य पुलिसों के अंदर 5,31,000, रेलवे के अंदर 2,66,000 भर्तियां होनी बाकी हैं, और ये मात्र 6,000 की बात कर रहे हैं, वो भी 4 साल के लिए है। और एक युवाओं का ऐसा भद्दा मजाक, 21 साल की उम्र में जब वो शादी होने के लिए आएगा, और जब वो शादी उस बेचारे उस शादी की बात कहीं रिश्ता तय होगा तो वो बोलेगा जी मैं तो सेवानिवृत्त हूं। आप समझिए बात को, ये क्या मजाकिया देश में एक ऐसा मजाकिया प्रधानमंत्री आया है जो कभी पकोड़े तलने की बात करता है, कभी 4 साल की नौकरी। मैं अलाउ नहीं करूंगी प्लीज सर, वर्ड्स का ध्यान रखिएगा। ऐसे सर सुनिए जरा, कल एक प्रवक्ता ने राहुल गांधी के लिए भी किसी शब्द का इस्तेमाल किया था, मैंने उनको बोला था अपने शब्द वापस लीजिए। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं एक मजाक, इस देश के अंदर मजाक चल रहा है क्या? आप वर्ड्स का ध्यान रखिएगा। आप सुनिए, आप मेरी बात को मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आप देखिए कि कितने इस मजाक चल रहा है देश के अंदर कि मतलब नौजवानों को जैसे मर्जी उठा के आप जहां मर्जी डाल दो, उनको रोड पे ला करके पीट दो, छात्रों को पीट दो, मुसलमानों को पीट दो, सरदारों को, किसानों को पीट दो। आप क्या कर रहे हो इस देश के अंदर? ये 4 साल की नियुक्ति भर्ती, ये क्या पॉलिसी है, क्या प्लानिंग है इसकी? आप मतलब अभी इन्होंने कहा भाई साहब ने कि यूथ एम्पावरमेंट की बात हो रही है, ट्रेनिंग की बात हो रही है। क्या यूथ एम्पावरमेंट पहले ही नहीं था, ट्रेनिंग पहले ही नहीं होती थी? ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। मजाक मत बनाओ युवाओं का भैया, बहुत लोग सर विरोध के 5 बिंदु बता दीजिए ना, क्या खराब है इसमें? पॉइंट्स बताइए सर, पॉइंट्स बताइए। आप देखिए ना, पॉइंट्स ये है कि आप देखिए युवा 4 साल के बाद जब वो कहां नौकरी के लिए दोबारा से तैयारी करेगा, प्रिपरेशन करेगा कि मैं यहां से तो फ्री हो गया हूं, अब अगली तैयारी करूंगा, आगे पढ़ाई करूंगा या नौकरी की ढूंढूंगा। ये युवाओं को गुमराह करने का तरीका है, उसकी एज खराब करने का तरीका है। आप बताइए कि पेंशन की बात हो रही है, तो पेंशन पहले ही सरकार में बंद थी, अब सेना में भी पेंशन को बंद करने की बात हो रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2002 में पेंशन बंद करने का निर्णय लिया था, और खुद वो जब तक जीवित थे अटल बिहारी वाजपेयी जी पेंशन पे जिए। अरे पेंशन बंद करनी है, पेंशन से आपको वर्डन, देश पे इकोनॉमी का वर्डन कम करना है, तो विधायकों की, सांसदों की पेंशन बंद कर दो ना भैया। किसने सर इसके लिए अच्छी बात सुनिए ना, आप वाजपेयी जी का जिक्र कर रहे हैं अभी, तो सुनिए ना, सुनिए देश के वाजपेयी जी से पहले भी बहुत प्रधानमंत्री हुए हैं ना इस देश में सर, वाजपेयी जी से पहले भी बहुत प्रधानमंत्री हुए हैं ना जी। आप जी, एक पेंशन चालू थी, पेंशन तो बंद इन्होंने की ना। आदरणीय मेरी बात सुनिए, पेंशन बंद करने का निर्णय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिया, और वो ताउम्र जब तक जीवित रहे तो पेंशन दीजिए। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप मेरी बात तो सुनिए सर। जी आजकल चक्कर क्या है ना कि आप लोग अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप उसी फॉर्म में रहते हैं। तो मेरा मैं समझ रही हूँ थोड़े ये आजकल ठीक है, कई बार बूस्टर, मुझे लगता है शायद बूस्टर जनता के लिए लड़ना ठीक है सर, बूस्टर डोज शायद आपने ले ली है मेरे ख्याल से, या तो इसलिए बहुत ज्यादा बूस्ट है। पॉइंट ऐसा नहीं है, सुनिए सर, बाकी मेहमान भी है, सुनिए मेरी बात। आप लोग आजकल ईडी की कार्रवाई पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ना सर? ये पेंशन जो आपने जिक्र किया ना सांसद और विधायकों की, इस पर भी मोटा पैसा खर्च होता है सर, आइएगा सड़कों पर प्रोटेस्ट कीजिएगा। कार्रवाई का विरोध नहीं, ठीक है सिद्धार्थ जी, मैं एक बात का जवाब दे दूं, हम ईडी की कार्रवाई का विरोध नहीं कर रहे हैं। 2015 में जिस मैटर को बंद कर दिया हो, करने के बाद उसको आप दोबारा रीओपन करके एक क्या देश के साथ फिर मजाक कर रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, मैं क्या कह रही हूं सर, ये सांसद और विधायकों वाला जो आपने जिक्र किया ना, इसके बारे में जरूर सोचिएगा आप लोग। देखिए मेरी बात सिद्धार्थ जी, ठीक है सर, प्लीज अभी मैं बाद में आपकी प्रतिक्रिया, इसमें बाद में प्रतिक्रिया प्लीज ऑडियो म्यूट कीजिएगा कर रहे हैं तो सर। ठीक है विक्रम जी, थोड़ा सा आप समझिए। सिद्धार्थ जी बोलिए प्लीज, क्योंकि मिश्रा जी भी इतने समय से इंतजार कर रहे हैं। बोलिए जल्दी से सिद्धार्थ जी, सॉरी, बोलिए। सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आप म्यूट तो नहीं है, एक बार देख लीजिए प्लीज। एक बार प्लीज देखिएगा, आवाज नहीं आ पा रही है। मिश्रा जी सर, आपका लंबा अनुभव है, हमने 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर भी हमने तमाम मूवमेंट्स देखे हैं सर। ये जो अभी सरकार ये योजना लेकर आई हुई है अग्निपथ, और ये
अग्निवीर जब हमारे बीच में आएंगे, ये जो सड़कों पर आप देख रहे हैं, क्या कम्युनिकेशन में कहीं पर कोई कमी रह गई है, या ये जो मूवमेंट्स हो रही है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? सर आप म्यूट हैं। एक बार ऑडियो जरूर हम चेक करेंगे। हाँ सर, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। मैं माफ़ी चाहती हूँ अपने दर्शकों से भी, कई बार वो भी परेशान होते हैं कि लेकिन तकनीकी खराबी कई बार जो है कारण बन जाती है। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं इसको लेकर। क्या सरकार अपनी इस योजना को कन्वे नहीं कर पाई? ग्राउंड पर जो स्टूडेंट्स या जो भी युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें तो आई हैं जो वो सवाल खड़े करती है कि आप कैसे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक, तो हम कोशिश करें। बाकी मेहमानों के साथ थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम हुई है। राम सागर जी, भरोसा कैसे दिलाएंगे सर? भरोसे में लेना चाहिए था। आपने एक्सपर्ट को भी सुना होगा, रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल जी को भी आपने सुना होगा, क्योंकि अमूमन वो लोग डिबेट का पार्ट नहीं बनते, इसलिए मैंने उन्हें पूरी चर्चा में इन्वॉल्व ना करके उनसे अलग से बात की थी। हाँ नहीं, वो उनका अपना एक डिसिप्लिन होता है तरीका, तो मैं उस चीज का भी हमें मान सम्मान उतना ही महत्वपूर्ण है। आपने सुना होगा सर, वो ये कह रहे हैं कि दरअसल थोड़ी जल्दबाजी हो गई और टाइमिंग को लेकर आप थोड़ा फ्लेक्सिबल हो सकते थे, सरकार कम्युनिकेट नहीं कर पाई। हालांकि ये पॉइंट बुरा नहीं है। नहीं मैडम, असल है क्या कि ये 2 साल से चर्चा हो रही थी, सैनिक पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर करके इन सारे बातों को, और विश्व के जो युद्ध रणनीति है उसको देखते हुए इसको एडॉप्ट किया गया है। कोई जल्दी में लिया गया निर्णय नहीं है। और अगर इसमें किसी तरह का सुधार की बात हो सकती है तो सरकार सुधार भी पीछे भी करती रही है, आगे भी करेगी। जैसे अब अभी गृह मंत्रालय के द्वारा जो गृह मंत्री जी ने कहा कि जो वहां से निकलेंगे लोग 4 साल के बाद, तो अर्धसैनिक बलों में और बहुत सारे जो प्रदेश हैं उसके मुख्यमंत्रियों ने घोषणा किया है कि हम उन्हें नौकरी देंगे, प्राथमिकता देंगे नौकरी देने में। तो इस तरह की बातें जब आगे आएंगी तो सामने जब आते जाएगा बात सारा, तो जो छात्र इसमें हैं इन्वॉल्व, जो प्रतिभागी इसमें इन्वॉल्व हैं, वो भी इस बात को समझेंगे। दूसरा बात, ये जो समझ रहे हैं कि दूसरी प्रक्रिया, भर्ती की प्रक्रिया बंद हो जाएगी, ऐसी बात है नहीं। सैनिक या किसी मंत्रालय के द्वारा ये बात नहीं कहा गया है कि जो पीछे भर्ती प्रक्रिया चल रही थी उसको बंद कर दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यही चलाया जाएगा। प्रफुल्ल जी ने भी इस बात को कहा है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि पीछे की प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा और केवल इसी से किया जाएगा भर्ती। तो इस बात को जैसे जैसे लोग जानेंगे कि नहीं, और जहां तक सवाल है कि जो 1.5 साल से नहीं भर्ती हो पाया है, ये तो कोरोना काल में एक जगह कहां भर्ती कर पाते सर, ये कोरोना काल में वो भर्ती रुका हुआ था। इस बात को भी लोग समझेंगे। हम लोग उन लोगों को समझाएंगे कि कोई अलग से ये नहीं है कि भर्ती करने का इरादा नहीं था। क्योंकि देश के सैनिकों का जरूरत है तो सेना की तो भर्ती होगी ही। और जहां तक बात है, वो प्रफुल्ल साहब ने भी कहा कि नहीं, पैसा बचाने के लिए इस तरह का योजना नहीं लाया गया है। ये सही बात है। 2 लाख का था वार्षिक, जो इन लोगों का बजट था 2 लाख का था, हमारी सरकार ने ही 5 लाख किया। 1 रैंक 1 पेंशन हमारी सरकार ने लागू किया। तो सैनिकों के साथ जिस तरह की हमारी सरकार ने ही जो हथियार बाहर से मंगवा करके, जो आज कांग्रेसी, वामपंथी और आप पार्टी के लोग बोल रहे हैं, जो कांग्रेसी लोग घोटाला किया करते थे, उस घोटाले को रोक करके और आगे बढ़ाया गया है। भारत आत्मनिर्भर हथियार के मामले में हो रहा है। केवल हम अपना ही नहीं पार्ट को पूरा कर रहे हैं, बल्कि हम विदेश को निर्यात भी कर रहे हैं। अब हथियार हमारा ये व्यवस्था हो रहा है। तो अब की सरकार सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए कोई भी निर्णय लेती है, और ये 2 साल का आपसी विचार विमर्श करके सेनाओं के साथ तब ये निर्णय लिया गया है। और मैं आपको सुनिए ना सर, सुनिए, मैं आपको 2011 की जनगणना के बारे में कुछ आंकड़े बताती हूँ। आप जो एक बात कह रहे हैं ना, मैं ये चाहती हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम से मैसेज जाए लोगों के पास। जो गलत, अगर आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और बरगलाया गया अलग अलग राजनीतिक दलों का, देखिए कुछ तो पॉलिटिकली, सुनिए ना, तो आप ये कह रहे हैं कि स्टेट, आप ये कह रहे हैं सर। राम सागर जी आप सुनते नहीं है। राम सागर जी आप सुनिए भी तो। जी,
आप जो कह रहे हैं कि अलग अलग स्टेट्स ने प्रॉमिस किए हैं कि वो जॉब्स देंगे जो 75% बाहर आएंगे। एक तो स्टेट्स की जो बेरोजगारी की दर है वो हमें देखनी होगी, आप समझिए, और युवा हमारी आबादी, सुनिए ना, अलग अलग राज्यों में बेरोजगारी का क्या आंकड़ा है वो भी हमें पता है, आपको भी पता होगा। उसके अलावा मैं 2011 की जनगणना, हालांकि मांग हो रही है बिहार में भी कि भाई जनगणना हो, बिहार के आपके ही घटक दल जो हैं जेडीयू वो मांग भी कर रहे हैं, लेकिन ठीक है उसमें आप लोग एकजुट नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में भी सारे लोग निर्णय ले लिया जातिगत अभी जातिगत जनगणना पे बात नहीं हो रही, वो एक मैंने पॉइंट रखा ताकि आप थोड़ा सा उसको याद रखें। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा युवा हैं, 6,37,28,007। महाराष्ट्र में 3,32,00,000। ठीक है, उसके बाद बिहार आ जाता है आपका, बिहार का मैं ध्यान से बता देती हूं, 2,77,312। समझिए, 2 करोड़, माफ कीजिएगा, 2,77,00,000, हाँ, 2,77,07,312। फिर पश्चिम बंगाल का नंबर आता है 2,75,19,141। फिर मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, और ये वही, इसमें मैंने अभी हरियाणा का जिक्र नहीं किया है, ये छोटे छोटे स्टेट्स है, लेकिन यहाँ से भी लोग जो हैं सेना में जाते हैं। मैं आपसे कह रही हूँ सर, बिहार, उत्तर प्रदेश, अलग अलग जगहों से जो प्रोटेस्ट की तस्वीरें आ रही हैं, आपको मैसेज तो कन्वे करना पड़ेगा ना। आपकी जो मैसेज कन्वे नहीं हो पाया है, जिस फ्लेक्सिबिलिटी, जिस लचीलेपन की आप बात करें कि तब्दीलियां हो सकती हैं, वो कैसे हो सकती हैं, ये तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना। सिद्धार्थ जी जुड़ गए हैं सर, एक बार मैं उनकी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। सिद्धार्थ जी, सर मेरी आवाज आ रही होगी? हाँ जी सिद्धार्थ जी बोलिएगा। सॉरी, आज तकनीकी प्रॉब्लम हो रही है सर। हाँ बोलिए। कोई बात नहीं, ये सब होते रहता है। तो बात ऐसी है कि भारत में एक कहावत है कि ऊंट के मुंह में जीरा और बाबाजी बजाए मंजीरा। जो हमें तस्वीरें दिख रही है, दुखद तस्वीरें कि युवा सड़क पे आए हुए हैं पूरे भारत में, उसका कारण ये है, छोटा सा सीधा सा कारण ये है कि युवाओं को लग रहा है कि इस बार भी उन्हें एक जुमला दिया जा रहा है, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं कि इस देश में जिस तरह की जिस अनुपात में बेरोजगारी है, उस अनुपात में इस अग्निवीर के माध्यम से, अग्निपथ के माध्यम से रोजगार नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि मोदी सरकार को एक चीज समझना है, ये लोग बार बार इस चीज को रोजगार करके बता रहे हैं। युवा को, इस देश के युवा को रोजगार नहीं चाहिए, उसे जीविका चाहिए। आप 4 साल के लिए किसी को रोजगार दे सकते हैं, लेकिन लोगों को अपनी पूरी जीवन को ठीक करने के लिए उन्हें आजीविका की जरूरत है। तो जब लोगों की आवश्यकता आजीविका हो, उनको भूख लगी हो, 4 दिन से खाना खाना हो, और आप उन्हें 4 जीरा दीजिएगा, जब उन्हें आजीविका की जरूरत हो और आप 4 साल का रोजगार का आप आश्वासन देंगे, वो भी आश्वासन कितना सही होगा, कितना गलत होगा, क्योंकि इस देश में नाले से गैस भी निकल चुकी, पकोड़े भी तले गए, गोबर से भी रोजगार की बात हो गई। तो इस देश में इतने जुमले हो चुके हैं कि इस देश का युवा, क्योंकि आप जो इस अग्निपथ या अग्निवीर के माध्यम से जो रोजगार की बात हो भी रही है, वो भी 50,000 से कम सालाना की बात है, और यहाँ पर इस देश में करोड़ों की संख्या में लोग आज बेरोजगार हैं। भारतीय रेल एक जब अपना किसी नौकरी के लिए निकालती है एप्लीकेशन, 35,000 पद के लिए 1.25 करोड़ लोग आवेदन भरते हैं। तो इसका मतलब जिस अनुपात में जरूरत है, जिस अनुपात में इस देश को आजीविका की जरूरत है, उस अनुपात में ये अग्निवीर या अग्निपथ से काम नहीं हो रहा है, और ये भी मोदी जी का एक जुमला ही है। इस दुख से इस देश का जो युवा है वो आज सड़क पे उतरा हुआ है, क्योंकि आप जब एक सेना की बात है, सेना में आप ये कह रहे हैं मोदी जी कि आप 4 साल के लिए तो इस देश के युवा को अपने सरहद की रक्षा करने का सैनिक बनाओगे, और उसी रक्षा करने वाले सैनिक को 4 साल के बाद किसी कंपनी के गेट के बाहर दरबान बनाओगे। मतलब ये तो, लेकिन एक पॉइंट तो है ना, सुनिए ना, एक सिद्धार्थ जी, ये तो ज्यादती हुई ना। अच्छा सुनिए, आप 4 साल के लिए तो किसी को कह रहे हो कि तुम देश की रक्षा कर रहे हो, और अगले दिन 4 साल के बाद अगले दिन उसको कह रहे हो कि आप किसी
कंपनी के बाहर दरबान बन जाओ, क्योंकि देखिए ध्यान रखिएगा कि ये जो देखिए एक मिनट जीनत जी, मुझे समय कम मिला है, मुझे अपनी बात छोटी सी, मैं ज्यादा समय नहीं सर काउंटर सवाल होंगे, अगर आप समय की बात करेंगे तो फिर तो बेकार पूरा कर देता हूँ ना, 10 सेकंड 15 सेकंड में मैं अपनी बात पूरा कर देता हूँ। जहां पर जब 4 साल के लिए आप सेना, जब जीनत जी बात सेना की होती है तो वहां पर एक गुणवत्ता होती है, वहां पर एक क्वालिटी होती है, वहां पर जो आपको अस्त्र, पहली बात तो ये कि कहाँ पे कहा गया कि दरबान बनाया जाएगा। सुनिए आप मेरी बात, ये तो कहीं पर नहीं कहा गया, और अपने पर्सनल स्किल्स भी तो होते हैं ना कुछ, आप कितनी शिद्दत से उसमें अपना देते हैं, आप 100% देते हैं या नहीं देते हैं। हम क्यों एक नेगेटिव पहलू पर ही बात कर रहे हैं, आप जो गिना रहे हैं पॉजिटिव भी तो है। एक सुनिए ना आप उनको आजीविका क्यों नहीं दे रहे हैं? सुनिए सवाल बस इतना है कि ये आजीविका नहीं है क्या? अगर आप रिटायर होते हैं 11,70,000 रुपए के आसपास आप लेकर 21 साल की उम्र में अगर आप बाहर आते हैं तो आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। हम स्टार्टअप के दौर में हैं, जो हमारा माइंडसेट हो गया है, सरकारी नौकरी, सेना की नौकरी को भी हम, जीनत जी मैं इस पर जवाब दूंगी आपसे, सिरा के एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, बहुत छोटा सा ब्रेक। सेना स्टार्टअप नहीं होता है, सेना स्टार्टअप नहीं, स्टार्टअप मैंने सेना को नहीं कहा, आप लोग तोड़ मड़ोड़ के ना बोले। मैं आपसे सवाल वापस लूंगी ब्रेक के बाद आकर। AK मिश्रा सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जीनत दिस साइड, एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सॉरी। वेट कर रहे हैं। तो अग्निपथ योजना का हम जिक्र कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि एक कोशिश है, एक इनिशिएट किया गया है यंगस्टर्स के लिए, लेकिन क्यों यंगस्टर्स के बीच में ही विरोध शुरू हो गया है, यही हम समझने की कोशिश करें। और हर पहलू पर सवाल था सिद्धार्थ जी से कि आखिर जब इन्हें मौका मिलेगा, 17 से 21 साल के युवाओं का हम जिक्र कर रहे हैं, और जिस अमाउंट के साथ वो बाहर आएंगे, क्या वो अपना स्टार्टअप नहीं लगा सकते? सर इसका जवाब तैयार रखिएगा। मिश्रा साहब, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? सर बहुत जी बताइए। हाँ, बहुत सॉरी, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही थी। आपका एनालिसिस क्या कहता है सर? आपने तमाम भर्तियां देखी होंगी, योजना की अनाउंसमेंट होते ही सड़कों पर यूथ आ जाए अगर, और अलग अलग राज्यों में। देखिए मैम, कुछ भी कहने के पहले मैं ये बोलूंगा कि हमारे देश में एनसीसी भी चलती है और उसमें भी हजारों नौजवान जाते हैं, ABC सर्टिफिकेट तक लेते हैं। C सर्टिफिकेट क्वालिफाई करने वाला जो आदमी होता है वो लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर उसकी एबिलिटी होती है। तो इसको जो है उससे एक 1 स्टेप बेटर हम इसको मान सकते हैं, बिना सोचे समझे इसका विरोध नहीं करना चाहिए। अब उसके पीछे कारण है, मैं ये बोलता हूं कि किसी भी तरीके की सेना में स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हर तरीके के जवानों की जरूरत होती है। वो जाएंगे, उनको तनख्वाह मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी, और उसके बाद हमारे फौज में ऐसे लोग, ऐसे जवान भी रहेंगे शॉर्ट टर्म के लिए, जिस हिसाब से दोहरी जो है दो रास्तों से हमको खतरा है, 2 फ्रंट वार की जो बात हम लोग कर रहे थे, हो सकता है गवर्नमेंट ये स्ट्रेटेजिकली इस चीज को डिक्लेयर ना करे, लेकिन मुझे लगता है कि एक टेम्पररी फौज को, ठीक है उतना स्किल्ड तो ये नहीं होंगे कि पहुंचते ही ये फाइटर प्लेन उड़ाने लगेंगे और बहुत टेक्निकल काम करने लगेंगे,
वो जो एक डिफरेंट विंग होती है, डिफरेंट कैडर होता है, उसके लोग करेंगे। लेकिन डेफिनेटली सेना में इस तरह की चीजों की जरूरत है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देखिए मनरेगा पे 200 दिन काम करने के लिए तैयार होंगे, मिट्टी खोदने के लिए तैयार है, वो बहुत अच्छी योजना है, सारे पॉलिटिशियंस बोलेंगे। जो लोग विरोध कर रहे हैं, दिन भर धरना प्रदर्शन देने के लिए नौजवानों को बुला लेंगे फ्री में लाठी डंडा खाने के लिए, वो उनकी योजना बहुत अच्छी है। लेकिन अगर हमारे देश के युवा सेना में जा रहे हैं, उम्दा एक ग्रेड की ट्रेनिंग उनको दी जाएगी और 4 साल में जब समझिए मिट्टी सोना बन करके निकलेगा, तो आप क्या समझते हैं कि प्राइवेट सेक्टर या स्वरोजगार इन सब चीजों में उसके लिए जीविकोपार्जन की कमी होगी? पहली चीज, जो होनहार और हुनरमंद होंगे सेना उनको फर्दर प्रमोट करेगी, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है। इमरजेंसी के सिचुएशन में जिस हिसाब से एनसीसी काम करती है, उसी हिसाब से योगदान इस चीज का, इस विंग का रहेगा। तो मैं बोलूंगा नौजवानों को बरगलाने मत दीजिए। मिलिट्री इज द बेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी। 4 साल में जो उनकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, मैं बोल सकता हूं कि मनरेगा में मिट्टी उठाने से बेहतर पर्सनालिटी उनकी डेवलप होगी। और जब वो बाहर आएंगे तो देश के लिए एक बेहतरीन कंट्रीब्यूशन वो करेंगे, अच्छे और डिसिप्लिन्ड नागरिक बनेंगे। ये आपका टेक है, ठीक है। विक्रम जी, विक्रम जी, इन बातों में वाकई वजन है। वैसे देखा जाए तो इन बातों में वजन है। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। जब वो तक वो सेना में रहेगा, देश की सेवा करेगा, उसके बाद उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भाई साहब बताइए, सिंह साहब, कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? आप मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। एनसीसी एक ट्रेनिंग करने की एक संस्था है। आदमी वहां पर एक सेवा भाव से जुड़ता है। जो 21 साल का नौजवान है, जो उसका भविष्य, उसका फ्यूचर बनना है, उसने अपने परिवार को देखना है, उसने अपनी माँ को देखना है। आप करिए ना, बताइए उनको, क्या उनको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी? क्या उनको आफ्टर 4 ईयर उनको एक्स सर्विसमैन सेल की क्या सर्विसमैन? आप मेरी बात सुनिए, बीच में मत बोलिए। सर, अदब से प्लीज एक दूसरे का सम्मान कीजिए प्लीज। उनको एक्स सर्विसमैन की क्या फैसिलिटी मिलेंगी? उनको पेंशन क्यों नहीं मिलेगी? वो पेंशन के हकदार क्यों नहीं होंगे? वो जब इस देश का विधायक पेंशन का हकदार होगा, जब इस देश का सांसद पेंशन का हकदार होगा, तो वो देश का नौजवान पेंशन का हकदार क्यों नहीं होगा? जवाब दीजिए। आपने ये धरना प्रदर्शन के लोगों के लिए तो कह दिया। आप ये बताइए, क्या विधायक पेंशन का हकदार है, एमपी पेंशन का हकदार है, तो देश का युवा नौजवान पेंशन का हकदार क्यों ना हो? बताइए मुझे। नहीं, अब 21 साल की एज में नहीं डिफेंस फोर्सेस की ट्रेनिंग और 21 साल के लड़के को जब सरकार ने युवा की शादी की उम्र 21 साल तय की है, तो जब उसका रिश्ता तय होगा तो क्या बोलेगा, मैं सर्विसमैन हूँ? आप मुझे बताइए कि मैं तो सेवानिवृत्त हूँ। 21 साल की उम्र में शादी के लिए रिश्ता देखेंगे तो बोलेगा मैं तो सेवानिवृत्त हूँ। नहीं, प्लीज थोड़ा सा एक सेकंड, सबकी आवाज मिक्स हो रही है और आवाज नहीं जा पा रही है। प्लीज चापलूसी वाली चापलूसी वाले काम ना करा। विक्रम जी प्लीज। धीरज जी मुझे भी मौका दीजिए। सिद्धार्थ बोल रहा हूँ, मुझे भी मौका दीजिए। मजाक कर रहे हैं। देश के नेता सवाल कीजिए, बाकी लोगों का आप जिसको सवाल करेंगे उनका जवाब देने दीजिए, बाकी लोगों का ऑडियो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पकौड़े तलने की बात में तो नहीं हो सकती। हजारों लोग देख रहे हैं इसको। 4 साल की ट्रेनिंग और तनख्वाह के साथ। आपको पता है मिलिट्री का डिफेंस का एनवायरनमेंट इस देश के अंदर पाकिस्तान को 2 बार हमारी सेना ने हराया। अरे सर, आप अभी नहीं बातों पे रहिए, हम वक्त के साथ ना बदलें प्लीज। ऑडियो म्यूट कीजिएगा सभी का, ऑडियो म्यूट कीजिएगा सभी का। सर, आप लोगों के लिए सेंसिटिव इशू नहीं होगा ना? हमारे लिए बहुत सेंसिटिव है। बसें जल रही हैं, रेल की बोगियां जल रही हैं, आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। और दूसरा पहलू भी है, एक बच्चा अगर निराश होकर फांसी लगा लेता है तो उस पे भी हमें शर्म आनी चाहिए, हम सबको आनी चाहिए। कैसा माहौल बनाया हुआ है और आप लोग चिल्ला रहे हैं यहां पर बैठकर। आप रोजगार पैदा मत कीजिए। बोलिए शुक्ला जी जल्दी से। सिद्धार्थ जी, ये जब हम कहते हैं कि मिट्टी उठाने वाला छोटा है या सेना में जाने वाला बड़ा है, बात ये नहीं है। जब इस देश का युवा अगर आज सड़क पे है तो उसका एक बहुत मूल कारण है कि दुनिया भर में जीनत जी कहीं पर बता दीजिए कि कोई किसी एक आजीविका में
किसी एक जॉब में आदमी 21 साल की उम्र में रिटायर हो जाता हो। आपने दिल्ली में कितनी नौकरी दी? आज बीजेपी ने सवाल पूछा, आप बताइए जरा, दिल्ली में कितनी नौकरी दी? एक मिनट यहाँ मैं बीजेपी का सवाल का जवाब देने के लिए नहीं हूँ। मैं एक मूल चीज बताती हूँ सर, सुनिए जरा मेरी बात। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, आप लोगों को मूल समझ में नहीं आता, मैं आपको बताती हूँ। यही है जीनत जी कि लोग मूल है ये बेरोजगारी, सबसे बड़ी समस्या है। बच्चा अगर सुसाइड करता है सर, रस्सियों से ना झूले अच्छे लगते हैं, फांसी के फंदे नहीं। आप समझिएगा जिस घर में जनाजा उठता है उस घर में क्या होता होगा। आपने कितनी नौकरी दी दिल्ली में? मैं यही सवाल पूछूंगी उत्तर प्रदेश की सरकार से, मध्य प्रदेश की सरकार से, राजस्थान की सरकार से, पंजाब की भी हर सरकार से सवाल पूछूंगी। बेरोजगारी आप लोगों के लिए मुद्दा ही नहीं है, आप इस पे बात ही नहीं करते। जल्दी से अपना पॉइंट रखिए सर, बहुत ज्यादा समय नहीं है। किसको कह रहे हैं पॉइंट रखने के लिए? आप ही को कह रही हूँ सर, आप ही को कह रही हूँ, आप ही स्क्रीन पर अभी मेरे साथ। अच्छा ठीक है, तो ये चीज बहुत स्पष्ट है कि आपको इस देश में आजीविका लोगों को देनी है। आप टेम्पररी रोजगार देके उसे आजीविका नहीं बता सकते हैं। इस देश का युवा ये मांग कर रहा है कि दुनिया में अगर कहीं पर भी 21 साल की उम्र में कोई किसी जॉब से रिटायर नहीं करता है, दुनिया में कोई ऐसा जॉब नहीं है जिसमें कि आप 21 साल की उम्र में रिटायर कर जाइए। आप बैठे बैठे केवल इसीलिए क्योंकि आप मुझे ये बताइए, दिल्ली में सिविल डिफेंस के लिए जो यंगस्टर्स को लगाया गया था, दिल्ली सरकार ने लगाया था। दिल्ली में आज हम बच्चों को 6 महीने पैसे नहीं मिले उन्हें सर, मैं बताती हूँ आपको, सिखाना पड़ेगा। 6 महीने पैसे नहीं मिले उन लोगों को। इस देश ठीक है, कोविड में काम कराया गया, 6 महीने पैसे नहीं मिले। आप लोग क्या मजाक करते हैं युवाओं के साथ? बात यहाँ दिल्ली सरकार की है, केंद्र नहीं, सबकी होनी चाहिए सर, सबकी होनी चाहिए बात। देश में आजीविका अरे सर ऐसे थोड़ी होगा, देने वाली बात नहीं है। यहाँ पर हम किसी पे मैं बता रही हूँ ना, चक्कर क्या है ना कि हम कभी भी जनता के हित के मुद्दे पे एकजुट होते ही नहीं है। हम देखते हैं हमारा स्टेट होना चाहिए, अरे हमें सरकार दीजिए फिर हम करेंगे काम। आप लोग इससे आगे नहीं सोचते। राम सागर सिंह जी, युवा आज उद्यम चाह रहे हैं। राम सागर जी, अब मेरा सवाल आपसे रहेगा सर, सुनिए। ठीक है सिद्धार्थ जी, ठीक है सिद्धार्थ जी, ठीक है। राम सागर जी सुन सर, राम सागर जी सवाल सुन लीजिएगा प्लीज, सवाल सुन लीजिए पहले। सवाल ये है, आपने बिहार का और आरजेडी का और बाकी सारी चीजों का जिक्र किया। मैं कहती हूँ देश भर में बेरोजगारी एक मुद्दा है जी, है मुद्दा। बिहार में सुनिए ना सर, हूं मैं बिहार से, मैं उसका मूल समझती हूँ। सुनिए जरा मेरी बात अब ध्यान से। सरकारी नौकरी सबका सपना होती है, हाँ होती है ना? लेकिन हम मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहे युवाओं के बीच में। सुनिए तो सही सर, आप जी, हम मैसेज क्यों नहीं कन्वे कर पा रहे हैं? आप मुझे बताइए, क्या ये व्यवस्था है, कोई ऐसी विंडो ओपन होगी जिसमें युवा अपनी बात रख सकेंगे? ये जो तस्वीर है ना सर, ये जो यंग भारत युवाओं का देश है और उसकी ऊर्जा बर्बाद हो रही है, मानेंगे नहीं आप इस बात को? नहीं, मैं अब बता रहा हूं, सरकार के स्तर पर भी, रक्षा मंत्रालय के स्तर पर भी, जगह जगह, रांची में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं आर्मी के लोग, पटना में भी किए हैं, अन्य जगहों पर भी आर्मी के, दिल्ली में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्थितियों को समझाए हैं। सरकार के नुमाइंदे भी समझा रहे हैं और अब पार्टियां भी इस मुद्दे को जाकर के उन लोगों के बीच बात कर करके विषय को रखेगी। जहां तक ये नौकरियां और बेरोजगार का बात कर रहे हैं, ये बराबर ये जो जुमले की बात करते हैं कि 2 करोड़ लोगों को हमने रोजगार देने का वायदा किया था, उसको ये 2 करोड़ रोजगार के शब्द को इन लोगों ने नौकरी के रूप में प्रचारित किया। एक बात। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से मैडम, कि हमने 2 करोड़ प्रति वर्ष का वायदा किया था। 8 साल हमारी सरकार का हुआ है, 8 दूनी 16 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वायदा था, लेकिन हमने मुद्रा लोन के द्वारा 35 करोड़ लोगों को हमने रोजगार दिया है। 35 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया गया है, मतलब 70 करोड़ लोगों को रोजगार, एक दुकान में कम से कम 2 लोगों को रोजगार मिलता है, तो 35 दूनी 70 होता है। तो ये भ्रम न फैलाएं कि हमने कुछ नहीं किया है। हमने जो वायदा किया उससे बढ़ कर करके हमने युवाओं को दिया है, युवाओं की योजना भी बनाई गई है और इससे बढ़ करके। चलिए ठीक है, मेरे पास इतना ही वक्त था।
इतना ही वक्त था। में जो ठीक है रणनीति सर। बदली है उसके अनुसार यहाँ ये तैयार मिश्रा किया जी, गया है। आप कोई बात कहना चाहें 10 सेकंड में सर, जल्दी से बोल दीजिए। AK मिश्रा जी, चलिए शायद संपर्क टूट गया है। खैर, कुल मिलाकर सरकार को बेशक से देखिए जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है इसकी निंदा होनी चाहिए, क्योंकि तस्वीरें जो आ रही वो तो अच्छी नहीं है, लोकतंत्र के लिए तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। लेकिन इस पर हो सकता है, संभावनाएं हैं कि आप विचार विमर्श और किया जाए या फिर कम्युनिकेट किया जाए प्रॉपर। अगर कहा जा रहा है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो उस सूरत में भी तो कम्युनिकेशन ही समस्याओं का मूल जो होता है उसको खत्म करती है। तो बातचीत से ही बात बनती है। हम उम्मीद करते हैं सरकार इस तरफ भी ध्यान देगी और युवाओं को भी चाहिए कि वो निर्माण में अपनी एनर्जी लगाए, ना कि इस तरह के विरोध में, आगजनी में, उत्पात मचाने में।